इनका पूरा नाम आप याद रखिएगा, सर आर्गिस्टिस कूलम। मेरा ख्याल है 1885 का ज़माना है, ये डेट ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा। आर्गिस्टिस स्पेलिंग चेक कर लेना। कूलम GUI था, GUISTIS, ARGUISTIS, आर्गिस्टिस कूलम। इन्होंने कानून दिया था उस ज़माने में जब ये बात तय हो गई थी कि चार्ज बॉडीज़ के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स पाई जाती है। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक कहलाती है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होती है? जब अपोजिट चार्जेस हो, प्लस और माइनस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडीज़ को करीब लाते हो तो फ़ौरन अट्रैक्ट करती है, उनमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कशिश की कुव्वत होती है। लेकिन अगर सेम चार्जेस आमने सामने लाए जाएँ, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा? फिर दोनों रिपल करते हैं, दोनों भगाते हैं। अब चाहे फोर्स रिपल्जन की हो या चाहे फोर्स अट्रैक्शन की हो, है तो इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहलाती है वो? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान है। सर आर्गिस्टिस कूलम ने फिर इसको स्टडी किया, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को जो दो चार्जेस के दरमियान अमल करती है। उन्होंने देखा कि वो कौन से फैक्टर हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन, कि वो कौन से फैक्टर हैं कि जिनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करती है, कब इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो जाती है, कब इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाती है। तो उन्होंने बहुत अमीक मुताला किया। अमीक मुताले के बाद वो दो नताइज निकाले उन्होंने, बल्कि अगर देखा जाए तो तीन है। मिसाल पर अगर दो फर्ज कर लें, सेम चार्जेस ले लें हम, इंट्रोडक्शन है याद रखिएगा, हम क्या ले लें? सेम। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कूलम्स लॉ बाकायदा स्टेटमेंट के साथ इसको ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स को। अभी तो हम सिर्फ क्या दे रहे हैं? तारुफ दे रहे हैं, कूलम्स लॉ है क्या, तारुफ क्या है उसका। तो फर्ज कर लें पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज बॉडीज आमने सामने हैं, अमूमन इनके दरमियान फासला r लिया जाता है। डिस्टेंस क्या लेंगे हम, जो आपके बुक का फैशन है, r डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज बॉडीज़ है। अब इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी? नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो फिर रिपल्जन होगी। कौन सी फोर्स होगी? यानी ये बॉडी दूसरी बॉडी को भगाएगी। फर्ज कर ले इस पर चार्ज की मिकदार Q1 है और इस पर चार्ज की मिकदार Q2 है। चार्ज को हम Q से शो करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड Q1 है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? Q2। अब अगर हम इसके लिहाज से बात करें तो Q1 Q2 को भगाएगा, किस तरह भगाएगा? दूर, फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स है, सर आर्गिस्टिस कूलम ने चेक किया कि वो कौन से दो फैक्टर हैं या कौन से अवामिल हैं जिन पर ये डिपेंड करती है। तो वो उन्होंने देखा कि जो फोर्स है, नंबर 1 डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। क्या मतलब हुआ कि पहली चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उन्होंने चार्ज Q1 को बढ़ाना शुरू कर दिया, चार्ज की मिकदार, तो फोर्स भी पहले के मुकाबले में बढ़ने लगी। नहीं समझे बात को? फिर उन्होंने क्या किया, Q1 को उतना ही रखा, Q2 को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब चार्ज Q2 के मैग्नीट्यूड में इजाफा किया तो क्या हुआ? फिर फोर्स बढ़ना शुरू हो गई। इसका मतलब है फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Q2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है क्या होता है? कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। Q1 बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा, Q2 बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा। फिर इन दोनों को उन्होंने क्या किया? कंबाइन कर दिया। किस तरह से? इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, Q1 Q2। क्या मतलब हुआ इसका? Q2 को छुपा ले तो क्या आ जाएगा? पहला एक्सप्रेशन आ जाएगा। Q1 को छुपा ले तो दूसरा। इसका मतलब है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी जो चार्जेस हैं ये उनका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, याद रखिएगा। ओके, ये तो पहला मुताला किया। और दूसरा क्या किया? इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं पहले, फिर बाद में दूसरी तरफ चले जाए। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें ये Q1 Q2 चार्जेस हैं और इनके दरमियान फोर्स फ़र्ज़ करें 16 न्यूटन है। कितनी? 16 न्यूटन है। अब चार्ज Q1 को हम कर देते हैं डबल। क्या कर देते हैं? डबल। और चार्ज Q2 को हम कर देते हैं ट्रिपल। इसका मैग्नीट्यूड हमने डबल कर दिया और इसका मैग्नीट्यूड 3 गुना बढ़ा दिया, तो फोर्स तो बढ़ जाएगी ना। तो बताएं कितनी हो जाएगी फोर्स बढ़ के? हाँ, हमने चार्ज Q1 का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, चार्ज Q2 का भी मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, तो फोर्स 16 न्यूटन थी शुरू में। जब चार्जेस के मैग्नीट्यूड डबल हुए और ट्रिपल हुए तो अब फोर्स कितने गुना बढ़ जाएगी? कितनी हो जाएगी बताइए? कितने टाइम बढ़ जाएगी? 48? नहीं, चलें इसको और आसान कर दें। फर्ज कर लें फोर्स है 16 न्यूटन। जो पहला चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड हम डबल कर रहे हैं। अभी तो हमने पढ़ा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1।
जब Q1 को डबल करेंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। तो फोर्स डबल होकर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 कितनी हो गई, 32। नहीं समझे बात को, इज डेट क्लियर। अच्छा अब एक काम करें, Q1 को उतना ही रहने दें, अब Q2 को ट्रिपल कर दें। क्या कर दें, Q2 को दोबारा इसको मैं फिर मिटा देता हूँ। Q2 को आप ट्रिपल कर दें तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी बताइए। हाँ क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 16 से। तो 16 3 क्या हो गया, 48 हो गया ना। यानी पहले Q1 को डबल किया था तो 16 का डबल हो गई थी 32। अब Q2 को आपने ट्रिपल किया और Q1 को दोबारा वही कर दिया पुराना वाला, और Q2 को ट्रिपल कर दिया तो 16 थी 48 गुना बढ़ गई। इस डेट क्लियर। अब दोबारा बात को ईजी कर देते हैं, दोबारा वहीं आ जाए जो सवाल था। अगर Q1 को हम डबल कर दें और Q2 को ट्रिपल कर दें, अब फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, क्या 5 टाइम्स बढ़ जाएगी या 6 टाइम्स बढ़ जाएगी, 6 टाइम्स। उसकी मैं वजह बताऊँ क्या है। Q1 को आपने डबल किया और Q2 को क्या किया, ट्रिपल कर दिया। Q1 को डबल, Q2 को ट्रिपल, तो 2 3 क्या हो गया 6। इसका मतलब फोर्स पहले के मुकाबले में 6 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी, 5 टाइम्स नहीं होगी, 6 टाइम्स होगी। तो इसका 6 टाइम्स क्या होगा, 6 को मल्टीप्लाई करें 16 तो 16 6 96 नहीं 66 10 वो होते हैं ना 96 आ जाएगा, नहीं 16 6 96 होते हैं ना भाई। तो इसका मतलब है फोर्स कितनी हो गई। इससे ये नतीजा निकला कि फोर्स जो है जब चेंज होती है तो वो बराह रास्त मुतनासिब होती है किसके, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। तो मुख्तसर ये बात कर सकते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये पहला हिस्सा है कूलम के कानून का, ये तो हो गया पहला हिस्सा। मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है कि डिस्टेंस, उसका ताल्लुक किससे, डिस्टेंस है। दूसरा ये कहता है कि डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। अब एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहा जाता है, इसका मतलब फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। नहीं समझे बात को। इसका मतलब फासला बढ़ाएंगे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फासला कम करेंगे तो फोर्स। अच्छा इसमें देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इन्वर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्ज कर ले ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब है कि बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, बी कम होगा तो ए भी कम होगा। दूसरा कहलाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, अब ए और बी क्वांटिटीज़ हैं, अब ये दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका मतलब है बी बढ़ेगा तो ए कम होगा। इन्वर्सली का मतलब क्या है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो अगर फर्ज कर ले कि इनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको लिखने का तरीका इसी की तरह है, ए प्रोपोर्शनल जिस तरह लगाते हैं, लेकिन आगे वाली जो क्वांटिटी बी है उसको अपॉन में लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे, 1/b। अब ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ क्या बन गया, बोलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन गया। इसका मतलब है कि बी बढ़ेगा तो ए कम होगा। तो अब सर आर्गेस्टिस कूलम ने देखा कि जब फासला उन्होंने कम किया तो फोर्स बढ़ गई, फासला कम किया तो दफ़ा की कुव्वत बढ़ गई, और जब फासला बढ़ाया तो फोर्स, क्या मतलब हुआ, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसको उन्होंने इस तरह से लिखा था, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द। अभी स्क्वायर के पीछे भी राज छुपा हुआ है, यहाँ स्क्वायर आर नहीं है बल्कि क्या है, आर के ऊपर स्क्वायर। नहीं समझे बात। अच्छा अब देखें यहाँ पे आइए दोबारा, फिर इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। अगर फर्ज कर लें कि फोर्स जो है वो 16 न्यूटन है शुरू में, और ये एक फासला 1 मीटर है, कितना है, फासला 1 मीटर है, उस पर फोर्स कितनी है, 16 न्यूटन है, फ़र्ज़ कर लीजिए। अब अगर फासले को डबल कर दें, क्या कर दें, डबल, यानी आर को आपने दुगना कर दिया, दूर कर दिया, 2 मीटर के फासले पर आ गए, तो फोर्स तो कम हो जाएगी। पहले 16 न्यूटन थी, अब बताएं कितने टाइम्स कम हो जाएगी। इसका जवाब यहाँ छुपा हुआ है, कितने टाइम्स कम हो जाएगी। हाँ ऐसा लग रहा है 2 टाइम्स कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। इसका मतलब है 4 टाइम्स कम हो जाएगी। नहीं समझे, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता ना तो फिर 2 टाइम्स कम हो जाएगी। सही कहते हैं, यहाँ पे क्या आया हुआ है, स्क्वायर आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 1/r की जगह 2 आया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो इसका मतलब है फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, यानी इसका 1/4 रह जाएगी। तो फोर्स कितनी होगी, देखिए इसका 1/4 रह जाएगी। इसका मतलब ये कि पहले 16 न्यूटन थी, अब उसका 4 टाइम्स कम हो गई, यानी 4 से डिवाइड करो, या 1/4 रह गई 16 का, तो क्या आएगा जवाब, 16 को 4 से डिवाइड करने पर बोलिए 4 न्यूटन आएगा। तो फोर्स कितनी रह गई, 4 न्यूटन। नहीं, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, तवज्जो रहे, अगर यहाँ पे क्या होता,
फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब पता है क्या होता, फासला डबल करते तो फोर्स आधी हो जाती है, यानी फासला 2 मीटर करते तो फोर्स 16 न्यूटन से कम होकर 8 न्यूटन हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बार बार दोहराया, तो उन्होंने देखा कि फोर्स डिस्टेंस के नहीं बल्कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बढ़ाया जाता है उस हिसाब से फोर्स में चेंजेस वाकई होते हैं। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। फिर तीसरी बात क्या की उन्होंने, मीडियम की बात की कि अगर बीच में मीडियम जो वास्तव में रखते हैं वो अगर चेंज कर दिया जाए तो फोर्स चेंज हो जाती है। फ्री स्पेस हो, खला या हवा हो, दोनों को हम मायने लिया गया है। फ्री स्पेस समझते हैं ना, जहाँ पे खला होती है, जहाँ पे यानी जहाँ ऊपर चले जाएंगे जहाँ हवा नहीं है वहाँ खला है, फ्री स्पेस। ये हवा को एक ही जैसा रिजल्ट है दोनों में। और अगर फर्ज कर लें इनके बीच में कोई मीडियम रुई कॉटन रख दें, फोर्स चेंज हो जाएगी। रबर रख दें, चेंज हो जाएगी। प्लास्टिक रख दें, चेंज हो जाएगी। तो हर एक मीडियम का अपना एक डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसके मुताबिक वो फोर्स पर असरअंदाज होता है। तो जब चार्जेस के दरमियान वो कोई मीडियम आ जाता है तो उस मीडियम के लिहाज से भी फोर्स के अंदर तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। तो कितने फैक्टर हो गए फोर्स के? फैक्टर्स 3 हो गए। पहला फैक्टर कौन सा है बताइए? पहला फैक्टर है फोर्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज, पहला तो ये बताया। दूसरा कौन सा है? फोर्स डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और तीसरा मीडियम है। बस 3 फैक्टर हो गए। कौन कौन से? चार्ज, डिस्टेंस एंड मीडियम। अब इनको आपस में कंबाइन करने के बाद हम कूलम फोर्स का फार्मूला फिर नेक्स्ट क्लास में बाकायदा ड्राइव करेंगे। तो अब यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन तो था जो दिया गया है, ओके। और इससे रिलेटेड फिर MCQs इम्तिहान में बनती हैं, याद रखिएगा। तो उस हवाले से अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि आप आए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। तो कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है सबका, तो बात बहुत आसान हो जाएगी। इज डेट क्लियर? उर्दू में कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। क्या कहावत है बताइए? सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसका मतलब ये है कि बजाय 10 मिसालें और 10 न्यूमेरिकल के रट्टा लगाने के, बेहतर है कि आप एक क्वेश्चन को, एक टॉपिक को समझ लीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फार्मूला क्लियर हो जाएगा, तो 10 नहीं 20 ऐसी एग्जांपल्स और प्रॉब्लम भी आपके सामने आ जाएंगे। तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, बल्कि क्या हो जाएगा, उनका सोल्यूशन आपके सामने होगा। इस लिहाज से इस जगह पर आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी, ठीक है ना? तो ये है। थैंक यू वेरी मच।